अभी हमने धार्मिक अधिकारों को बहुत अच्छे से समझा है और अब हम अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन करता है। ध्यान रखना, हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को थोड़ी ज़्यादा वरीयता मिली है, क्योंकि ये माना गया है कि हमेशा से बहुसंख्यक समाज ने अल्पसंख्यक समाज का शोषण किया है। ये कहीं ना कहीं तो सत्य है ही, इसलिए अधिकारों की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को ही है। इसलिए हमारे संविधान ने अनुच्छेद 29-30 में इनके लिए अलग से वर्णन भी दिया। क्या दिया है वर्णन में? अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब मानो कि कोई एक ऐसा पर्सन है पूरे भारत में जो अकेला बचा है, जो अपनी संस्कृति, अपनी लिपि और अपनी भाषा और अपनी बोली को बचा रहा है, और अगर बहुसंख्यक समाज उसको ये करने से रोक दे तो ये गलत होगा। अगर वो सिंगल भी है, 1% भी है पूरे कंट्री में, तो भी उसको ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, बोली, संस्कृति को सहेज सकता है। यह अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। धार्मिक मतलब धर्म के अनुसार भी अगर कोई अल्पसंख्यक है और अगर भाषा के अकॉर्डिंग भी अगर कोई अल्पसंख्यक है तो दोनों को देता है। ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर ही किसी को अल्पसंख्यक मान लिया जाए, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जा सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का प्रयोग अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों में है। कहने का मतलब, अगर हम ये कह रहे हैं कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को है कि वो धार्मिक और भाषाई आधार पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल अल्पसंख्यकों को है। हो सकता है कि कोई समाज बहुसंख्यक है, जैसे हिंदू समाज को ही देख लो, बहुसंख्या है पर हिंदू समाज में भी तो अलग अलग परंपराएं हैं। हो सकता है हिंदू समाज के ही अंदर कुछ ऐसी परंपराएं हो जो बहुत ही कम लोग मानते हो, तो हिंदू समाज में रहकर भी तो वो अल्पसंख्यक ही ना हुए। तो अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या प्रत्येक नागरिक के लिए है, धर्म के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? कहते हैं कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार, अगर कोई अल्पसंख्यक है, उसकी अपनी कोई विशेष रुचि है, कोई विशेष तरीके है, कोई विशेष भाषा है, तो वो अपनी रुचि के अनुसार अगर उसको बढ़ावा देना चाहता है, समाज में फैलाना चाहता है, तो वो शिक्षा संस्थान बना सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थान की संपत्ति अर्जित करना चाहता है, मतलब मान लो कि अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट बना रही है और उस प्रोजेक्ट के दौरान कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की संस्था उस प्रोजेक्ट के बीच में आ गई, जिसकी संपत्ति सरकार को लेना जरूरी हो गई, तो सरकार उससे संपत्ति ले सकती है, पर पूर्ण मुआवजा देकर ही ऐसा किया जा सकता है। जबरदस्ती या धोखाधड़ी से या फिर कब्जा करके नहीं किया जा सकता। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। अगर राज्य बहुसंख्यक समाज को सहायता दे रहा है आर्थिक तौर पे, तो वो अल्पसंख्यक समाज को भी आर्थिक सहायता देगा। वो किसी भी रूप से ऐसा नहीं कर सकता कि वो बहुसंख्यक समाज को तो सहायता दे रहा और अल्पसंख्यकों को नहीं। अर्थात मान लो कि कोई सरकार ऐसी आ जाए जो अपने समाज को वरीयता दे और दूसरे समाज को कह दे ये तो कम लोग हैं, इनके ऊपर फायदा क्या है खर्च करके, तो संविधान ऐसा करने से आपको रोकेगा, क्योंकि समस्त लोग हमारे लिए बराबर हैं। तो अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 आपके सामने वर्णित हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिटर्न कर लीजिए।